ये तो हम सभी को पता है कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो ये एक डॉक्यूमेंट है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें किसी स्टेट को कैसे गवर्न किया जाना है ये लिखा होता है। स्टेट का मतलब है कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक डेफिनिट टेरिटरी हो और वो सॉवरेन हो, यानी उस पर किसी और का कंट्रोल ना हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी एक स्टेट ही है। इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फंक्शंस दिए गए हैं। पहला फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। सपोज एक लार्ज ग्रुप है जिसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट प्रोफेशंस और डिफरेंट एबिलिटीज़ के लोग हैं, कुछ रिच हैं तो कुछ पुअर है। तो अगर इन सब के लिए एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स नहीं होगा तो इनके बीच किसी भी मैटर को लेकर कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हर मैटर में डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट आंसर्स होंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होने से पूरे ग्रुप को एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स का पता होता है, जिससे एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब अगर किसी के पास ये एश्योरेंस ना हो कि दूसरे भी इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो खुद भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए रूल्स सिर्फ पता होना भी काफ़ी नहीं है, वो लीगली इन्फोर्सिबल भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई रूल्स ना माने तो उसे पनिश किया जाए। रूल्स होना चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन रूल्स बनाएगा कौन ये कैसे डिसाइड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन है ये बताना कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दिया है, जिसके मेंबर्स कॉमन पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। अब अगर पार्लियामेंट बिल्कुल अनफेयर लॉज बनाने लगे तो क्या? जैसे गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, या आप किसी पर्टिकुलर कलर का ही कपड़ा पहन सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो कर सकते हैं, या स्किन कलर या जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के नियम, तो क्या? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन है गवर्नमेंट के पावर पे लिमिटेशंस लगाना। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीकों से करती है। इसका सबसे कॉमन तरीका है सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देना जिसे गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ फंक्शन कहता है कि सिर्फ लिमिटेशंस ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव काम करने का फ्रेमवर्क भी देता है। जैसे इंडिया के केस में सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस है और हमारा गोल है इसे ख़त्म करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये पावर देगी कि वो इसे ख़त्म करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट को पॉलिसी कैसे बनानी है ये डायरेक्शन देता है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रुप ऑफ पीपल को कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। वैसे किसी एक इंसान के पास बहुत आइडेंटिटी होती है, लेकिन जब सभी लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो उन सब की एक पॉलिटिकल, मोरल और नेशनल आइडेंटिटी बनती है। फंक्शंस के बाद अब अगला क्वेश्चन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। क्या वो फैक्टर्स हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं ताकि लोगों की लाइफ पे इसका कुछ इम्पैक्ट हो। सबसे पहला है मोड ऑफ प्रोमulgation, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, जिन लोगों ने इसे बनाया है उनकी कॉमन पब्लिक के बीच में क्या अथॉरिटी या पॉपुलैरिटी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग पब्लिक के बीच में जितना पॉपुलर और रिस्पेक्टेड होंगे, जितना उनमें नेगोशिएट करने और डिफरेंट सेक्शंस को साथ लेकर चलने की एबिलिटी होगी, उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी स्टेबल और सक्सेसफुल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कई बार बदला जा चुका है। इफेक्टिवनेस का दूसरा फैक्टर है कि सभी के पास इसे फॉलो करने का कोई कारण होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहे कि मेजॉरिटीज़ के पास माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस करने का राइट है, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास कोई रीज़न नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने का। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने मेंबर्स के फ्रीडम और इक्वलिटी का जितना ध्यान रखता है, उसके सक्सेस का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। तीसरा फैक्टर है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मतलब जो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें पावर किसी एक ग्रुप या इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होता है, बल्कि बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, ताकि किसी एक ग्रुप की मोनोपोली ना हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने का काम करती है।
इफ़ेक्टिवनेस का एक और फैक्टर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो ये ऐसा हो कि इसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो और ना ही ऐसा हो कि इसमें चेंजेस करना बहुत आसान हो। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो अपने कोर वैल्यूज़ को प्रिजर्व भी करता हो और न्यू सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना भी जानता हो। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और इसके मेंबर्स को उस समय के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर के द्वारा चुना गया था। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ कुछ वैसा ही था जैसे अभी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं। उस समय इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थी, तो हर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट दी गई, रफली 1:10 लाख। मतलब अगर किसी प्रोविंस की पॉपुलेशन 10 लाख है तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, 20 लाख है तो 2। इस तरह टोटल 292 सीट्स प्रोविंसेस की और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की। हर प्रोविंस में मुस्लिम, सिख और जनरल कम्युनिटी में भी सीट उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। शेड्यूल कास्ट के भी मेंबर्स को इंक्लूड किया गया था। पॉइंट ये है कि पूरी कोशिश की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हर सेक्शन या रिलीजन से रिप्रेजेंटेशन मिले। 3 जून 1947 पार्टीशन प्लान के बाद जो टेरिटरी पाकिस्तान के अंडर थी उसके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट गए, तो अब टोटल 299 मेंबर्स बचे, जिन्होंने 2 साल 11 महीने की मीटिंग के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। असेंबली के मेंबर्स ने हर मैटर पे बहुत केयरफुली डिस्कस और डिबेट किया और कोई भी प्रिंसिपल पूरे नेशन को माइंड में रखते हुए अडॉप्ट किया। बहुत मैटर्स पे मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंसेस भी आए, लेकिन कोशिश की गई कि जितना हो सके सबकी सहमति से ही कोई डिसीजन लिया जाए। इंडिया एक लंबे स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था, जिसमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन ने अपना योगदान दिया था। हर सेक्शन से कुछ प्रोमिसेस किए गए थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया में फुलफिल किए जाएंगे। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और प्रोसीजर के साथ साथ एक ऐसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की भी कमिटमेंट है जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के उस प्रॉमिस को फुलफिल करे। इंडियन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कई दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए। फॉर एग्जांपल यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। कुछ आर्टिकल्स उसी दिन से लागू हो गए, लेकिन 26 जनवरी 1950 से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हो गया।